Everybody and welcome back to SK1AKS, and first of all I wish you Merry Christmas to all of you and all of your family members. And once again we are back again with another video on NLM, and हम लोगों ने friction भी कर लिया and will proceed with as soon as possible with NLM, and हम लोग इसे complete करेंगे and will also go through all the other chapters of mechanics just before JEE main exam. If time will be left, क्योंकि I'll try to increase the speed for now, क्योंकि JEE मेन को बहुत ही कम दिन बचे, तो जब टाइम बचेगा तो will also go through वेब्स या फिर थर्मो. I will aim for थर्मो, क्योंकि obviously that is a much more important topic compared to वेब्स. तो अगर टाइम होगा हम लोग थर्मो डायनेमिक्स भी एक और बार कवर कर लेंगे फॉर आवर एग्जाम. एंड अब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में देख लेते हैं. व्हाट टॉपिक इज लेफ्ट इज द डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. मैंने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में करा दिया था. नाउ विल गो थ्रू डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. आई लेफ्ट दिस वाला टॉपिक क्योंकि ये हम लोग एनएलएम में कवर करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आने चाहिए. सो नाउ विल गो थ्रू डायनेमिक्स ऑफ सीएम. तो पहले तो अगेन लेट्स सी कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा था. सीखा ये था कि आपके पास यहाँ पे एक सर्कल है जो कि क्या है, एक ऑर्बिटल पाथ है एक बॉडी की, एंड यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है जिसे आप सेंटर कह सकते हो या फिर ओरिजिन कह सकते हो. एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रही है, सो वी नो कि हम लोग रादर देन एक्स कॉमा वाई कैसे इस बॉडी की पोजिशन डिफाइन करेंगे. यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना दो एंड इस रेफरेंस लाइन के अबाउट आप एक एंगल बताओगे विच इज थीटा, एंड जो कि कहता है कि इस बॉडी की एंगुलर पोजीशन क्या है, इस बॉडी की एंगुलर पोजीशन क्या है, एंड इससे रिलेट भी किया जा सकता है विद एक्स एंड वाई ऑफ दिस बॉडी ओवर हियर. तो अगर मैं इस बॉडी की अभी एक्स एंड वाई देखूं तो एक्स पे कुछ ऐसा फॉल करेगा, एंड यहाँ पे वाई बना देता हूँ, वाई पे कुछ ऐसा फॉल करेगा. So इसे x, y है and x, y are somehow related to the angular position of this body. इसके entire course of motion में एक यूनिक वैल्यू होती है थीटा की, जो कि एक यूनिक पॉइंट को कॉरेस्पॉन्ड करेगी. मैथमेटिकली कहें दैट ओनली मीन्स कि अगर आप थीटा सिर्फ बता सकते हो तो दैट ऑब्वियसली गिव्स यू द वैल्यू ऑफ x and y एट एनी इंस्टेंट. तो थीटा समहाउ इससे रिलेटेड है. एंड फिर हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे इफ यू लुक ओवर हियर, जब ये बॉडी एक आर्क लेंथ कवर करती है, सो यू हैव द आर्क लेंथ इक्वल्स आर, द रेडियस जिसे कैपिटल आर बोल देते हैं, टाइम्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वी सा. आप कह सकते हो द लीनियर स्पीड इज आर टाइम्स एंगुलर स्पीड. फिर आप कह सकते हो कि जो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है इट इज आर टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन. इतना कह दिया था. एंड देन यू से कि आपके पास जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगी दैट इज द रेडियल फोर्स, दैट इज v स्क्वेयर ओवर r. मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर इसे r टाइम्स ओमेगा करते हो, मतलब ये वाली इक्वेशन रखते हो, तो इट इज r ओमेगा स्क्वेयर. दिस इज द रेडियल एक्सेलरेशन. टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है, दिस इज द अंडर रूट ऑफ ar का स्क्वेयर प्लस at का स्क्वेयर. दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी काइनेमेटिक्स ऑफ सीएम में पढ़ रखा था. बट नाउ द थिंग इज, नाउ वी हैव टू प्रोसीड विद दिस डायनेमिक्स. एंड डायनेमिक्स में हम लोग किस चीज पे फोकस करते हैं, फोर्सेस पे फोकस करते हैं. कि आपके पास एक सर्कुलर मोशन है, इसमें फोर्सेस क्या एक्ट कर रही है. सो व्हेन यू हैव फोर्सेस ऑफ सर्कुलर मोशन, तो आप कुछ ऐसा करोगे, फोर्स को रिलेट किससे करोगे, फोर्स को आप रिलेट करोगे एक्सेलरेशन से. फोर्स को रिलेट तो करते हैं एक्सेलरेशन से. एंड वी विल एज्यूम कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे होल्ड करता है. I'll tell you the limitations of second law over here, at least for the form जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी अभी लिखा था. ये F equals ma वाला जो फॉर्म है, नॉट द मोमेंटम जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे. ये जो F equals ma वाला फॉर्म है, यहाँ पे अगर मास कांस्टेंट है तभी ये वैलिड होता है. जब मास कांस्टेंट होता है तब ये F equals ma वैलिड होता है. मास कांस्टेंट नहीं है देन F equals ma actually doesn't work. तो यहाँ पे मास हम लोग कांस्टेंट लेंगे, दैट इज वन लिमिटेशन ऑफ दिस. तो अगर आप यहाँ पे फोकस करते हो कि कोई भी सीएम है आपके पास, यहाँ पे दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक तो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एक रेडियल एक्सेलरेशन. जब आप टैंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखते हो कि at इक्वल्स r टाइम्स अल्फा हो गया,
ये आपने लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। द थिंग इज कि टैंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए एक टैंजेंशियल फोर्स भी तो होनी चाहिए जो कि इस एक्सेलरेशन को कॉज करे। फिर मैंने बोला कि इस बॉडी के पास एक टैंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि एक्सेलरेशन है, नॉट अ डिसेलरेशन, अभी मान लेते हैं AT इक्वल्स आर अल्फा यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई कंटिन्यूअसली फोर्स एक्ट करनी चाहिए टैंजेंट टू इट्स पाथ, दैट इज टैंजेंशियल फोर्स, जो कि इसे ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। तो दूसरी कोई फोर्स नहीं है, तो टैंजेंशियल फोर्स तो हो गई सिर्फ mr अल्फा। ये तो बहुत ही इजी था कि टैंजेंशियल फोर्स तो सीधे हो गए mr अल्फा, ये तो टैंजेंशियल फोर्स है जिसके लिए वी डोंट हैव टू वरी एनीथिंग, एंड जो कि हमें मैटर भी नहीं करता, एंड इट आल्सो वोंट बी ऑफ यूज टू अस। लेकिन हमें क्या यूज होगा, द रेडियल फोर्स, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हर टाइम के सर्कुलर मोशन में वहां पे जरूर होगा। इसके लिए यू विल हैव सम रेडियल फोर्स, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हो। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या, सेंटर सीकिंग, कि ये फोर्स हमेशा आप इस सीएम में किसी भी पॉइंट पे चले जाओ हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स होगी, दैट इज रेडियल, मतलब रेडियल इनवर्ड है ये फोर्स। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि अगर इस बॉडी, ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो इसके पास डेफिनेटली एक यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन होगा, मतलब एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं एक फोर्स इसके लिए नीडेड है, एंड अगर मैं F इक्वल्स ma लिखता हूँ, सो दिस FR, जिसे अब मैं FC लिख देता हूँ, शुड बी मास टाइम्स द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कि FC जो होना चाहिए, दिस शुड बी mv स्क्वायर ओवर r। दिस इज एक्चुअली ऑफ मैटर टू अस, ये हमें मैटर करता है, दिस इज ऑफ इम्पोर्टेंस, कि ये जो इक्वेशन है mv स्क्वायर ओवर r, जो कि हम लोगों ने लिखा है जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग द मास टाइम्स द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दिस इज समथिंग जस्ट लाइक ट्रैश, ये आपको मैटर भी नहीं करेगा, दिस विल एक्चुअली मैटर। ये mv स्क्वायर ओवर r वाला, कैपिटल R वाला टर्म जो है आपके पास, रिमेंबर v इज द लीनियर स्पीड, v आपके पास लीनियर स्पीड है, r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एंड यू हैव m इज द मास ऑफ ऑर्बिटिंग बॉडी या फिर पार्टिकल ऑर्बिटिंग बॉडी। तो यहाँ पे दिस इक्वेशन विल बी ऑफ इम्पोर्टेंस, एंड नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फोर्स बनती कैसे है, अराइज कहाँ से करती है, इस फोर्स की ओरिजिन क्या है, कि ये अराइज कैसे करते, कुछ ओरिजिन तो होनी चाहिए। देन आई विल टेल यू कि इस फोर्स की ओरिजिन कुछ भी हो सकती है, ये फ्रिक्शन हो सकता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, आपके पास कोई भी फोर्स है, ये हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स बन सकती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई यूनिक फोर्स नहीं है, बट इट इज पार्ट ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्सेस, की जो फोर्सेस हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, जितने पढ़ रखे हैं, ये सारे फोर्सेस एज सेंट्रीपिटल फोर्सेस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाउ डू दे डू सो, ऐसा हो सकता है कि ये बॉडी, कि आपके पास यहाँ पे एक बॉडी है, लेट्स से दिस इज द सन, यहाँ पे हमारे पास अर्थ है विच इज सर्कुलरली ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, ऑब्वियसली ऑर्बिट इलिप्स है, यहाँ पे सर्कुलर मानेंगे। तो यहाँ पे अर्थ एंड सन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स बन सकती है। अगर अर्थ की जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है, ये टैंजेंशियल टू द पाथ होगी, टैंजेंट टू द पाथ होगी, एंड फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ऐसा लग रही है, इट इज एक्टिंग as you can see here as a centripetal force, एंगल दोनों के बीच हमेशा 90 डिग्री होगा। the centripetal force and the velocity vector हमेशा एक दूसरे के, this is a perpendicular होते हैं, normal होते हैं always to each other, that is one thing that you have to focus. So we have already gone full here, उसके आगे I'll rub the board and then only will begin. Alright, and now we have returned once again. तो अब हम लोगों ने ये देख लिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी हमारी mv स्क्वायर ओवर r, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि अब अगर आप कंसिडर करते हो इसकी ओरिजिन क्या है, तो ये कोई भी फोर्स आज कोई भी फोर्स एक्ट कर सकती है, दैट इज नथिंग रॉन्ग विद इट। तो किसी भी फोर्स कोई भी फोर्स है आपके पास, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लिटरली कोई भी फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स आज एक्ट कर सकती है। नाउ द थिंग इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, इतना हम लोग समझ लिए।
नाउ व्हाट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड्स। हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स की अब डिस्कशन करेंगे and in that will only able to visualize entirely this concept कि कैसी कोई भी force centripetal force बन सकती है। So first for that we will not directly move over to banking, rather इस topic से start करेंगे with such a thing कि मान लो आपको एक रोड क्रॉस करना है और rather एक टर्न लेना है ओवर अ रोड। आपके पास एक रोड है, यहाँ पे एक रोड ले लेते हैं एंड आपको इसमें टर्न लेना है, नॉट एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपरली, ओके तो आपको इसमें टर्न लेना है। तो देन द थिंग इज कि अगर आप कंसिडर करते हो कि योर व्हीकल इज ओवर हियर, ये आपकी व्हीकल हो गई एंड इट इज मूविंग ओवर हियर, आपकी वेलोसिटी हो गई। देन द थिंग इज कि आपको टर्न लेना है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो आप टैंजेंट टू दिस पाथ आपकी वेलोसिटी होगी। सर्कुलर मोशन कर रहे हो सिंस ये एक आर्क का पार्ट है, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये तो पार्ट है हो गया एक आर्क का कि ये रेडियस आर हो गई, ये रेडियस आर हो गई। सारी काइनेमेटिक्स लग सकती है और सर्कुलर मोशन लग सकती है, फिर डायनेमिक्स भी लगनी चाहिए। एंड द थिंग इज कि अगर ये वेक्टर v इधर वेलोसिटी हो गई, मतलब v आपकी स्पीड है एंड यहाँ पे अभी जीरो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब कांस्टेंट स्पीड v से टर्न लेना है, तो आपको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। तो आपको कौन फोर्स ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे कौन सी फोर्स ऐसी लगेगी जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे इस बॉडी की FBD ड्रॉ कर देता हूँ। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, बॉडी नीचे, इसका वेट हो जाएगा mg, एंड द थिंग इज ये हमारी बॉडी हो गई ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे वेट mg हो गया। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने एक साइड फिगर फिर दैट ऑफ अ बर्ड्स आई वेव ड्रॉ किया है, वेर एज यहाँ पे अगर मैं देखूं तो n एंड mg से मैंने मोर ऑफ ग्राउंड से कंसिडर किया, तो ये मेरी n, ये mg। उसके अलावा इस पे कौन से फोर्स लग सकती है, उसके अलावा फ्रिक्शन लग सकता है, बट द थिंग इज कि फ्रिक्शन ऑब्वियसली पीछे लगेगा, फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा एंड सिंस ये मूव कर रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे एक्ट करेगी, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी एक्ट कर सकती है। एंड स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों एक्ट करेगी, एंड दैट आई विल टेल यू, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी क्योंकि अगर देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन ओवर हियर, अगर यहाँ पे कोई स्टैटिक फ्रिक्शन इनवर्ड एक्ट नहीं कर रही है, देन दिस बॉडी विल स्किड एंड स्लाइड ओवर दिस वे। एंड सिंस स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करती है, प्रिवेंट करती है फॉर दिस बॉडी टू स्किड या फिर कोई भी अटेम्प्ट हो टू चेंज इट्स मोशन और टू इवन प्रोड्यूस मोशन, स्टैटिक फ्रिक्शन वही करती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, ओके दैट्स फाइन, लेकिन अगेन ये बॉडी यहाँ पे स्किड क्यों करेगी, यहाँ पे स्किड कराने के लिए भी तो कोई फोर्स चाहिए, एंड यहाँ पे ओरिजिन होता है उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ये फोर्स मैं अभी डिस्कस करूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल डील विद दिस। एंड तब तक हम लोग बस मान लेते हैं कि यहाँ पे फोर्स है जिसको प्रिवेंट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग रही, एंड जब स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग रही तब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि है ये एक स्यूडो फोर्स, है ये एक स्यूडो फोर्स। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, आई नो ये वाला कंसेप्ट थोड़ा वियर्ड है बट दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन लगती है। स्टैटिक क्यों लगती है, क्योंकि बॉडी की मोशन किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी तो यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे कंसिडर करें तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन काइनेटिक तो होगी नहीं क्योंकि मोशन यहाँ पे तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पे कौन सी फ्रिक्शन होगी, स्टैटिक होगी। तो ये मैंने स्टैटिक ले लिया। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन सर्व कर सकती है एज अ काइंड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दिस बॉडी। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, लेसर देन और इक्वल टू म्यू एस एम जी, यही होती है। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि देखें तो n इक्वल्स एम जी है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया n इक्वल्स एम जी, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। एंड द थिंग इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, एंड मैं मैक्सिमम वैल्यू इसलिए लिख रहा हूँ, चलो पहले ऐसे ही कर लेते हैं। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेसर देन और इक्वल टू म्यू एस एम जी एंड हियर इट शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। मतलब अगर यहाँ पे आप बेसिकली फोकस करते हो तो म्यू एस एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। एम से एम कैंसिल कर दिया मैंने, यहाँ पे v मुझे क्या मिला, मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ
यहाँ पे मैंने कर दिया म्यू एस आर जी, ये कर दिया। देन द मैक्सिमम स्पीड, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इक्वल पे हो जाएगी द मैक्सिमम स्पीड जिससे हमारी कार या फिर व्हीकल स्किड नहीं करने वाली है, इज व्हाट, इज द अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। यहाँ पे मैंने कंसेप्ट बता दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगी, एंड ये फ्रिक्शन कैन बी रिटन एज लेसर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू एंड इक्वल टू दिस वैल्यू, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स आज एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे अगर आपको पास करने एक टर्न लेना है, देन द मैक्सिमम स्पीड जिससे आप मूव कर सकते हो, अगर आपको चाहिए कि फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन आपको सपोर्ट करे एज योर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये आप अंडर रूट म्यू एस आर जी से कर सकते हो। उससे हाई अगर आपकी स्पीड होगी, सो द व्हीकल इज गना स्किड ओवर हियर। ये हम लोगों ने सीख लिया। लेकिन अगेन ये वेरी मच किस पे डिपेंड करता है, द रफनेस ऑफ दिस रोड एंड योर व्हीकल पे डिपेंड करता है कि ये कितनी रफ है, इनका कॉन्टैक्ट कैसा मेंटेन्ड है, एंड दैट इज द रीजन मैनी टाइम्स आपको इससे हाई स्पीड चाहिए, एंड इफ यू आर गेटिंग इट ओवर दिस, तब तो कार स्किड कर जाएगी। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल ओवर हियर, यहाँ से कंसेप्ट आता है बैंकिंग ऑफ रोड्स का। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि कभी भी व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ हाईवे और समथिंग, तो वहां पे जहाँ पे टर्न लिया जाता है वहां पे रोड्स कुछ बैंक्ड होते हैं, समथिंग लाइक दिस, लाइक यहाँ पे आपको टर्न लेना है, सो रोड इज बैंक्ड ओवर हियर, अगर यहाँ पे यू हैव टू टेक अ टर्न, रोड इज बैंक्ड ओवर हियर। ये एक एंगल टू द हॉरिजॉन्टल पे होता है, एंड इसका रीजन ये है कि अगर आप रोड्स को बैंक करते हो तब अब आपको फ्रिक्शन पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैंने इसे एंगल मान लिया, कोई भी रोड थीटा एंगल से बैंक्ड है, तो इस पे जब एक कार जाएगी, एक व्हीकल जाएगी, लेट्स से इट्स गोइंग फॉरवर्ड, ये इनवर्ड जा रही है, इसकी वेलोसिटी बोर्ड के अंदर है, दैट इज इनवर्ड जा रही है, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, दैट इज इट इज गोइंग इनवर्ड। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एन इधर हो जाएगा एंड एम जी इधर हो जाएगा, तो एन इधर हो गया, एम जी तो हमेशा नीचे ही एक्ट करेगा। सो इफ यू आर एबल टू फोकस ओवर हियर, मैं देख सकता हूँ कि एन का एक कॉम्पोनेंट एम जी को बैलेंस आउट कर सकते हैं, लेकिन एन का एक और कॉम्पोनेंट होगा जो कि यहाँ पे ओवर हियर it can just go and जो कि as a kind of centripetal force act कर सकता है, and what is that gonna be, उसके लिए हमें n को components में break करना पड़ेगा। तो n के दो components यहाँ पे बनेंगे क्या, we'll have to just break it into components। इसके दो components देख लेते हैं। So now I'll draw, ये तो normal xy coordinate system हो जाता है, यहाँ पे हम लोग पैरेलल एंड नॉर्मल, वही जो इंक्लाइंड प्लेन वाला सिस्टम दिए थे वैसे ही सिमिलर है। यू सी दिस एन एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, तब ये भी एंगल थीटा होगा, अब ये एंगल थीटा है, तब ये भी एंगल थीटा ही होना चाहिए, एंड दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है, तब ये वाला एंगल तो 90 डिग्री माइनस थीटा होना चाहिए, एंड सिर्फ इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा, तब ये एंगल थीटा होना चाहिए। तो ये एंगल थीटा है, मतलब क्या, एन कॉस थीटा इधर हो गया, एन साइन थीटा इधर हो गया। अगर एन कॉस थीटा ऊपर है, एन साइन थीटा नीचे, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन भी एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, तो हम लोग क्या मान सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन खुद को एडजस्ट करेगी कि एन कॉस थीटा एम जी के इक्वल हो जाए। तो एक ये चीज मिल गया कि एन कॉस थीटा इक्वल्स एम जी, एंड फिर आपको मिल गया कि एन साइन थीटा बिना फ्रिक्शन के, हमें फ्रिक्शन से सपोर्ट नहीं चाहिए, एन साइन थीटा क्या करेगा, एज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा एम वी स्क्वेयर ओवर आर, एम वी स्क्वेयर ओवर आर हो गया। मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ, कैसे डिवाइड करेंगे, दिस ओवर दिस, नो विल ट्राई द ऑपोजिट वे, दिस ओवर दिस। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टैन थीटा हो गया, एन से तो एन कैंसिल कर दिए, एम से एम कैंसिल हो गया, ये हो गया वी स्क्वेयर ओवर आर जी। मतलब यहाँ पे क्या मिला कि जो v की वैल्यू होती है, दिस इज अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। नाउ द थिंग यू हैव टू नोटिस, या मैंने बताया कि नॉर्मल रिएक्शन भी एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, इसलिए आप किसी भी स्पीड से मूव करो, जब तक ये इस वैल्यू से कम होगी, नॉर्मल रिएक्शन खुद को एडजस्ट कर लेगी दैट यू कैन सेफली ड्राइव ओवर इट।
लेकिन अगर आप अब इस वैल्यू से हाई जाते हो तो देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ओवर हियर। तो समहाउ अगर आप देखते हो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड जिससे नॉर्मल रिएक्शन आपको सपोर्ट करेगी, एंड ऑल्दो ये वाली मैक्सिमम स्पीड उतनी हाई नहीं हो सकती है, दैट इज द रीजन अगर यहाँ पे फोकस किया जाए अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा स्पीड से आप जा सकते हो, विच विल जहाँ पे आपको नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअल में हेल्प करेगी in providing the necessary centripetal force and you have the necessary centripetal acceleration that you have over here। तो ये हम लोगों ने ये भी देख लिया। उसके आगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक और कॉन्सेप्ट बचा है जो कि अगेन आई विल कवर इन दिस वीडियो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज द वीडियो एंड रब ऑल ऑफ इट एंड देन वी प्रोसीड। चलो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली एक काइंड की स्यूडो फोर्स है जो कि हम लोग यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअल में एक स्यूडो फोर्स होती है जो कि यूज की जाती है। दिस इज बेसिकली अ स्यूडो फोर्स। अब ये स्यूडो फोर्स है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस यूजुअली होती है, एंड आप जब भी सर्कुलर मोशन कंसिडर करते हो तो जरूरी नहीं, एक्चुअल में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी आपके पास स्यूडो फोर्स हो वो कंप्लीटली इमेजिनरी ही हो एंड रियल लाइफ सिचुएशंस में एग्जिस्ट नहीं करती हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि स्यूडो फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है, स्यूडो फोर्सेस डू एग्जिस्ट, एंड इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ पे कंसिडर भी किया कि दैट इज द रीजन यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। सो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, स्यूडो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं बट एक्चुअली इट इज अ फेलियर इन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसकी वजह से हमें जो कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता है द ओरिजिन ऑफ दिस स्यूडो forces that you have to understand, the first thing that you have to understand over here। whereas अगर आप आइंस्टाइन की थ्योरी कंसिडर करो स्यूडो फोर्सेस न्यूटन सेकंड लॉ में, तो समथिंग लाइक दिस है कि आपके पास कोई भी बॉडी है, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसकी मोशन को समझने के लिए एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन m टाइम्स वेक्टर a फोर्स लगा दो। वेक्टर a इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, m इज द मास ऑफ द बॉडी। यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ में ऐसे ही नॉर्मली एक्सप्लेन है। जो आइंस्टाइन की वैरास थ्योरी है वहाँ पे इसकी ओरिजिन पे भी थोड़ी डिटेल्ड है और डिस्कशन है, स्पेशली ग्रेविटी के केसेस में जो कि जनरल रिलेटिविटी में, बट हियर विल गो थ्रू इट जस्ट नॉर्मली। तो स्यूडो फोर्स एक्चुअल में दीज आर ऑफ इम्पोर्टेंस। तो आपको समझना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्वियसली एक्ट करेगा। इसका मतलब कैसा नॉन इनर्शियल फ्रेम, कैसा नॉन इनर्शियल फ्रेम, सिंस एक रोटेशन की बात हो रही है यहाँ पे, सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉर्मली एक्सेलरेट नहीं कर रहा, दिस विल हैव सम एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे डिस्कशन हो रही एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ द वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। अब देखो सिंस हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे ये बॉडी है जो कि एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो इस पे एम वी स्क्वेयर बाई आर यहाँ पे लग रहा है। तो मैंने बताया एम वी स्क्वेयर ओवर आर यहाँ पे लग रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स मोशन, तो यहाँ पे कितना लगना चाहिए टू एग्जैक्टली बैलेंस दिस बॉडी, एम वी स्क्वेयर ओवर आर इधर भी लगना चाहिए। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। कोई भी बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है विच इज रोटेटिंग, मतलब एम वी स्क्वेयर ओवर आर, जिसकी जनरल फॉर्म एम ओमेगा स्क्वेयर आर लिखी जाती है यहाँ पे, ये तो स्यूडो फोर्स हो गई, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आपको कहते हैं। बट स्टिल अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास एक बॉक्स है जहाँ पे बॉक्स रोटेट कर रहा है, या आपके पास इसमें एक ब्लॉक हो गया, सेंटर हो गया, ये मैंने रेडियस आर ले लिया, ये रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, यहाँ पे सेंटर से पास कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, कैसे रोटेट करे विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब इस बॉडी पे हम लोग जब बेसिकली इस बॉक्स के अंदर ही न्यूटन के लॉज अप्लाई करेंगे, न्यूटन के लॉज अप्लाई करेंगे, तब आपको एक स्यूडो फोर्स यूज करनी पड़ेगी। अब ये जो स्यूडो फोर्स एक्चुअल में आप यूज करोगे, दिस स्यूडो फोर्स विल बी एम ओमेगा स्क्वेयर आर, एंड ओमेगा अब हो जाएगी एंगुलर स्पीड फॉर दिस, बेसिकली यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो सेंट्रीपिटल एसी ही होगा, राइट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो जरूरी नहीं है एंगुलर एक्सेलरेशन हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात हो रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सो द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होनी चाहिए।
तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर से मूव करे, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर एम ओमेगा स्क्वायर आर, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। तो कोई भी आपके पास अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसिडर करते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसिडर करते हो, दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसका जनरल फॉर्म होता है। वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखने, एंड इस पे बेस्ड यू आर नियरली डन विद इट, देयर इज नथिंग मोर। आपको समझना है एम ओमेगा स्क्वायर आर इज ऑल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, बट ऑल्सो यू डोंट हैव टू कंप्लीटली डिनाई देयर एग्जिस्टेंस। स्यूडो फोर्सेस आप फील करते हो, एंड व्हेन यू आर एबल टू फील इट, नॉर्मली तो हमें बताया जाता है स्यूडो फोर्सेस आर इमेजिनरी फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगेट ऑल ऑफ इट, क्योंकि आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस या फिर आप स्यूडो फोर्सेस एक्चुअल में नेचुरली फील भी कर सकते हो व्हेन यू आर एक्सेलरेटिंग, एंड दैट जस्ट मीन्स कि इट इज एक्चुअली मोर ऑफ अ फेलियर ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन टू एक्सप्लेन देयर ओरिजिन, कि ये इसकी ओरिजिन, इनकी ओरिजिन एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट एक्चुअल में दीज फोर्सेस आर रियली एग्जिस्टिंग, स्पेशली जब आपका फ्रेम नॉन इनर्शियल हो। So that was all that we were left with dynamics of CM, and उसके आगे will be continuing a series of mechanics and complete it as soon as possible. That was all for today, and thanks to all viewers.